इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, नौका आग्रह की जीवन चलने का नाम है और चलते ही रहना है, क्योंकि आंधी तूफान चाहे बेशक आवे, लेकिन जब हम कर्म के ऊपर अपना ध्यान रखे तो भाई कर्म का ही ध्यान रखे। और देखो, जो गीता का संदेश है, हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र पर यह संदेश दिया गया था कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। और इसी श्लोक को जब हम देखते हैं तो भाई अपने जीवन में सभी धारण करते हैं। और विश्व के अंदर आज हम अपने कर्म के माध्यम से ही प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध रहो भी क्यों ना, क्योंकि भाई जब घर के अंदर जब परिवार एक कुटुंब की तरह काम करता है, ये चाहे वो मियाँ बीबी हो या परिवार के बच्चे हो, तो जब साथ देते हैं तो भाई वह चीज़ तय निखरेगी और बढ़िया भी लगेगी। और शुरुआत से हम देखते हैं कि अपने जो परिवार है, कुटुंब है, उसके अंदर हमेशा भाई सभी का योगदान रहा है। और हमारी जो ताई चाची और भाई दादा या नानी हैं, ये भाई देखो इतनी मेहनत करा करते शुरुआत से ही। अब अगर जो हम अपने घर की ताई ने या चाची ने देखा है या दादी ने देखा है, तो भाई पहले तो औरतें 3 बजे भी उठ जा करती, सानी भी आ करती, फिर भाई धार काढ़ा करती, उसके बाद फिर परिवार का भाई भोजन तैयार करा करती, और फिर उनने डांगरा ने नवाना, खेत का काम करना। इस प्रकार से वो पूरा दिन, फिर कपड़े भी धोना, सभी की रोटी पानी का बंदोबस्त करना, इस प्रकार से भाई पूरा दिन और पूरी रात तक 10-11 बजे तक निमट कर जब सोया करते। तो जो औरत का जो स्थान है भाई पूरा हमेशा इकट्ठा रहा है। औरत न भाई मर्द की गिला कंधे से कंधा मिला कर चला है। और आज यदि हम देखें भाई, आज भी ऐसे है कि औरतें भाई कंधे से कंधा मिला कर चल रही है, क्योंकि खर्चा इतनी महंगाई जो है वो आज मियाँ बीवी जब कमाते हैं भाई जब भी पूरा बांटता है। और केवल पढ़ी लिखी औरतें ही भाई देश घर को नहीं चलाती। जो कम शिक्षित रह गई है या किसी कारणवश उनकी जल्दी शादी हो गई या पढ़ नहीं पाई है, और एक कुछ ऐसा आर्थिक संकट आ गया या कोई चला गया, तो जब भी भाई औरतों ने कमान संभाल ली है। और ऐसे ही आज हम आपसे एक भाई भेंट वार्ता सुनाते हैं जो प्रगतिशील महिला किसान है। और भाई ये जो महिला किसान है गुरजीत कौर है, जो निवासी गांव उमेदपुर कैथल से है। और भाई धर्मवीर ने इनसे बातचीत करी थी, और विषय है प्राकृतिक खेती के साथ फसल विविधीकरण पर बातचीत। तो भाइयों, बिना देरी के यह भेंट वार्ता सुनते हैं किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया। और भेंट वार्ता सुनते हैं प्रगतिशील महिला किसान गुरजीत कौर निवासी गांव उमेदपुर कैथल से धर्मवीर भाई की प्राकृतिक खेती के साथ फसल विविधीकरण पर बातचीत। उमेदपुर जिला कैथल से आप एक प्रगतिशील किसान हैं। किसान बहन, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। गुरमीत कौर जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप खेती कर रही हैं, और हम सोचते थे या आम जो जनता है वो तो ये सोचती है कि भाई जो खेती का जो काम है ये तो भाई लोगों का ही है और महिला नहीं कर सकती। तो आप खेती का काम कर रही हैं और स्वतंत्र रूप से कर रही हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है?
मेरा कहना है कि हमें जहरीली चीजों से बचना, इसलिए मैंने खेती शुरू की है ये ऑर्गेनिक में। तो मैं इसमें करती हूँ गोबर और मूत्र, बेसन, गुड़, पीपल के नीचे की मिट्टी या डोल की मिट्टी डाल के ड्रम तैयार करती हूँ। वो जी साथ डालते हैं हम। बीजों को मैं उपचारित करने के लिए गाय का दूध और गुड़ उबाल के उससे बीज उपचारित करती हूँ। उपचार में भी मैं कोई जहरीली दवाइयाँ नहीं लगाती हूँ। जी और इसके अलावा मैं अपने खेतों में एक बार तो ये मैं गोबर वाला घोल डालती हूँ। दूसरे स्टेप में खल, सरसों की खल और उसमें फटकड़ी डालते हैं। फटकड़ी जो होती है वो जड़ों को गलने से बचाती है, जड़ों में कीड़ों से बचाती है जड़ों को। जी इसलिए हम जब खल डालते हैं तो उसमें 25 किलो खल में 1 किलो फटकड़ी पीस के और उसको यूरिया की तरह छट्टा दे देते हैं। जी ये दूसरे फसल में जो दूसरी खाद का टाइम होता है उस टाइम डालते हैं। जी तीसरे खाद के टाइम में फिर हम ड्रम खोलते हैं, उसमें गुड़, गोबर, बेसन वगैरह हम घोल के डालते हैं। और इसके अलावा मैं लस्सी तैयार करती हूँ। लस्सी का स्प्रे करते हैं खेतों में। और मतलब कि हमने कोई भी जहरीली दवाई ना तो बोने के टाइम लगानी है ना बाद में लगानी है, हमने कोई डालनी है। जी तो इसमें मैंने कुछ वैरायटियां, मैं अलग अलग से वैरायटी बोती हूँ। जैसे बंसी कणक है, सोना मोती है, नीली है, काली है गेहूं और 306 है। मतलब देसी वैरायटियां ज्यादा पसंद करती हूँ मैं लगाना। जी इसमें हमें आम जो होता है उसमें क्वांटिटी होती है लेकिन क्वालिटी कम होती है। लेकिन जो हम देसी उगाते हैं उसमें क्वालिटी ज्यादा होती है लेकिन क्वांटिटी कम होती है। जैसे 20 एकड़ 1 एकड़ में 20 कुंटल होता है गेहूं। जी तो ये जो हमारे पास देसी वैरायटियां हैं ये 10 या 12 कुंटल होती है। जी तो लेकिन इनका मतलब कि फायदा होता है इनमें, मतलब जहर नहीं होता, कोई खाद का असर नहीं होता। तो जो भी खाएगा उसके लिए फायदा होगा। जैसे सोना मोती कणक है बोलते हैं, इसमें फोलिक एसिड ज्यादा होता है। काली कणक में इंथोसनिन ज्यादा होता है। जी इसके अलावा मैंने पिछले बार 3 तरह के धान लगाए थे। पाकिस्तानी धान लगाया था और मणिपुर का चकाहाव धान लगाया था, काला धान, काले चावल। जी तो वो आम जितना टाइम लेता है धान उससे 1 महीना ज्यादा लेता है ये। तो काला जब धान। मैंने लगाया, हाँ जी काला धान, जब मैंने लगाया तो सब बोले कि ये क्या लगाया, इसको तो कुछ सिट्टे सूटे आ ही नहीं रहे, लोगों का धान कट चुका था। जी लेकिन मैंने कहा भी बोलते काट के इसको गौशाला में भेज दो। मैंने कहा मैंने नहीं भेजना भाई, देखूंगी कब तक, कुछ तो लगेगा ही, कभी तो लगेगा ही। जी तो उसमें आम जब बासमती भी कट चुकी उसके बाद उसमें सिट्टे आने शुरू हुए। लेकिन वो धान अच्छा निकला, काले चावल बहुत अच्छे निकले। अब मैं उसको निकाल के बेचती हूँ तो 250 रुपए किलो मेरे पास चावल वो काला बिक जाता है। जी लेकिन इनकी क्वांटिटी कम होती है, क्वालिटी अच्छी होती है धान में। मतलब ये भी 10-12 कुंटल से ज्यादा नहीं हुआ। जी तो तो अलग अलग तरह। तो गुरजीत कौर जी, हम एक बात आपसे जानना चाह रहे थे कि ये जो इस तरह के जो ख्याल के अलग अलग आप तरह का जो आप तजर्बे कर रही हैं, अलग अलग जैसे गेहूं बोई आपने, अलग अलग आप धान बोई हैं आपने, तो इस तरह का जो विचार है आपके अंदर कैसे आए? मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी 2017 में। जी तो तब तक तो वो खेती संभालते थे, लेकिन जब मैं साथ आती थी तो मेरे को कुछ कुछ पता था। तो उनके जाने के बाद फिर मैं डिप्रेशन में रही 6 महीने साल तक। तो फिर मैंने सोचा अपने आप को बिजी करना चाहिए, ये तो मेरे को आता ही है कम से कम थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने उनके जाने के बाद ये मैंने देसी काम शुरू कर लिया। मैंने कहा चलो लोगों का भला भी होगा और मैं भी बिजी हो जाऊंगी। किसी का भला होगा, जो कोई खाएगा अच्छा ही खाएगा, माड़ा नहीं खाएगा। तो आप इस वक्त कितने एकड़ की खेती कर रही हैं गुरजीत कौर जी?
मैं 5 एकड़ की खेती कर रही हूँ। मैं इसमें मिलेट्स भी उगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मिलेट्स मैंने पिछले बार उगाया था 2-2 कनाल में। जी। उसमें था रागी, था कोदरा और बाजरी, फाक, रागी, ये चीजें थी। ये मेरे पास बीज मैंने खेती विरासत मिशन से लिया पंजाब से, तो मेरे को 100-100 ग्राम बीज मिला था कोदरे का, कोदो का। तो वो मैंने लगाया, तो वो मेरे पास अब 1 कट्टा हो गया। तो बीज मैंने फिर वो बीज के लिए रख लिया। फाक है, अभी मेरे पास रागी लगी हुई है, काला धान लगा हुआ है और बाजरी लगी हुई है। इन चीजों के साथ साथ फिर जब कोरोना हुआ तो मैंने सोचा कि ये ऑक्सीजन भी मोल बिक रही है, तो क्यों ना हम ऑक्सीजन के पौधे लगाएं। जी। तो उसके बाद मेरे को लोग मजाक उड़ाते थे कि कोई तो फल वाले पौधे लगाता है, आप बड़ पीपल लगाते हो। मैंने फिर सरकारी नर्सरी से बड़ पीपल वगैरह लगाए, बांस लगाया, आंवला, कोदरा, फालसा लगाया और हड़र बेहरा आंवला लगाया, नीम लगाया। मतलब फिर मैंने ये पौधे लगाने शुरू कर दिए। मैंने कहा जरूरी नहीं कि फ्रूट ही मैंने खाना है, ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए और दवा के रूप में जो काम आए वो भी होने चाहिए। तो एक तरह से ये ऑक्सीजन की खेती हम सोच सकते हैं। मैंने दिल में सोचा कि ये भी सोचो कि खेती ही एक तरह की ऑक्सीजन खेती है, समझ लो। तो गुरजीत कौर जी, आपने मतलब ना बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो इस काम में करते हुए आपका क्या तजुर्बा रहा, और वो तजुर्बा आप अपनी जो किसान बहनें हैं या किसान भाई हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, ये मैं कहना चाहती हूँ, अगर हम पैसे की तरफ देखें तो ठीक है, पैसों की तरफ देखते हैं तो क्वांटिटी ही चाहिए, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि क्वालिटी अपने घर के लिए अच्छा उगाएं, चलो अगर ज्यादा जमीन है, हम सारे में नहीं कर सकते, 2 किला 1 किला 2-3 किले, मतलब देसी घर के लिए खाने के लिए उगाना चाहिए। ये तो घर में लेडीज भी खुद कर सकती हैं। अब पशु चाहिए, गाय होना चाहिए, घर में गाय होए तो उसके गोबर से हम कम से कम ये ड्रम वगैरह बना सकते हैं, ड्रमों में जो घोल बनाते हैं हम। इसके बाद फिर मैंने एक और किया, वो मैंने बनाई पत्तों से दवाई। क्या? अच्छा, पत्तों से मैंने कनेर का, नीम का और जामुन का ये पत्ते उबाल के ये मैंने स्प्रे किया खेतों में बीमारियों से बचाने के लिए। अब पीछे मुझे पता लगा कि तेला बहुत था हमारे खेतों में। तेले के लिए फिर मैं परेशान हो गई कि भी सबको तेला तो सब लोग स्प्रे कर रहे हैं, तो जो दूसरे स्प्रे कर रहे हैं तेला तो अपने खेत में भी आएगा ही आएगा। तो फिर मुझे पता लगा यूट्यूब से, एक गुरप्रीत दबड़ी खाना जी हैं के खेती विरासत में जो पंजाब से बोलते हैं, वो के ऑर्गेनिक दवाइयों के बारे में उन्होंने बताया कि भीमसेनी कपूर और जवैन का सत, पुदीने का सत, ये हकीम से मिलेगा, पंसारी से। ये लेके हमने 90 ग्राम एक शीशी में डाल देना इकट्ठा। 10 घंटे के बाद उसका पानी बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो हम एक ड्रम में 10 ग्राम वो मिक्सचर डालेंगे और 10 ग्राम नीम का तेल डाल के हमने खेतों में तेले के लिए स्प्रे किया। उससे हमारा तेला हट गया, मर गया। मतलब बहुत अच्छा, ये एक नई चीज मुझे मिली अब की बार जी। भी तो मैं बहुत परेशान थी कि भी तेला हम कैसे बचाएंगे अपने को, जब सब लोग दूसरी दवाइयां डाल रहे हैं और हम दवाई नहीं डालेंगे तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। लेकिन अब 3 किले मेरे पास 11 की बासमती है, बिल्कुल ठीक खड़ी है, वो तेले तुले का कोई उसमें प्रकोप नहीं रहा। तो गुरजीत कौर जी, आप भविष्य में और अच्छी तरक्की करो, राष्ट्र के विकास में आप खूब योगदान करो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है आपके लिए। आपने हमारे से बातचीत की और ये अपने अनुभव जो साझा किए हैं, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो साथियों, ये बातचीत हमने जो भेंट वार्ता करी प्रगतिशील महिला किसान गुरजीत कौर निवासी गांव उम्मेदपुर कैथल से धर्मवीर भाई की प्राकृतिक खेती के साथ फसल विविधीकरण पर यह बातचीत हमने आपको सुनाई। और देखिए, इन्होंने जो भयानक की
प्रकृति और समाज का विशेष रूप से इन्होंने ध्यान रखा है और एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि भाई हमने क्वालिटी को सुधारना चाहिए इसमें, और मात्रा चाहे ये नहीं है भाई बहुत ज़्यादा हमने होगा, लेकिन चाहे कम होगा वह लेकिन बेहतर होगा वह, और समाज को एक अच्छा संदेश इन्होंने दिया। और वास्तव में देखो प्रकृति और समाज से का ही हमारा साथ होना चाहिए और दोनों के विषय में सोच के ही हमने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो भाई धर्मवीर ने बहुत अच्छी बातचीत करी, उनके खेतों में जाकर बातचीत करी थी, और हम ऐसी महत्वपूर्ण बात आपको हमेशा कुछ ना कुछ विषय में लाते हैं। और आज किसान वाणी में जो दूसरी चर्चा हम लेकर आए हैं, नींबू वर्गीय फलों के प्रमुख रोग एवं नियंत्रण के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। साथियों देखिए, जो नींबू वर्गीय फलों के प्रमुख रोग और प्रबंध है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए जो नींबू है, नींबू जो भारत में फलों की खेती उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र, जिस तरह हरियाणा की बात कर ले, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम और अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख रूप तो है। और जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भाई सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद तकरीबन जिलों में ये नींबू की फसल हम करते। और नींबू वर्गीय पेड़ों में फूल आने तक से जो फल पकने तक पेड़ों और फलों पर विभिन्न प्रकार के रोगों का जो आक्रमण होता है, इसकी हम एक वैज्ञानिक ढंग से हमने नियंत्रण नहीं किया जाए तो भाई पैदावार पर काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए भाई ये जो बीमारियां है, जिस तरह नींबू का जो कैंकर है, यानी जिस तरह हम नींबू का कोढ़ कह दिया करें, ये भी यो रोगों की बात करें तो अधिकतर नींबू के पत्तों और फलों पर पाया जावा है, लेकिन ये अगर जो किन्नों के पौधों पर भी इसका प्रकोप पाया जाता है। और इसी तरह भाई इसके अंदर जो भाई टहनी और फलों पर धब्बे अनियत आकार के होते हैं और पीड़े गहरा नहीं पड़ता, और ये रोग वर्षा ऋतु में तेजी तो फैला, तो इस रोग तक ग्रस्त फलों का मूल्य भी इसमें कम हो जाता है। इसी तरह भाई एक टहनीमार रोग से जो यो रोग से प्रभावित पौधों की टहनियों से ऊपर सूखनी शुरू हो जाती है, और भाई कदे कदे तो बड्डी टहनी भी इसमें सूख जाती है और फल और तने भी गल सकते हैं। तो परिणाम इसका यो रहा कि भाई पौधा जो कमजोर होकर सूख जावा है। और इसी तरह एक गोंद निकलने वाला रोग भी है, यो जो पौध गलन इसने कह दिया कर। और इस रोग तो भाई जो पौधे के तनों पर भूमि के पास वाले भाग में गोंद जैसा द्रव लिकड़ है, और ये इस तरह भाई तने की जो छाल है वो सूख कर फटने लग जाती है। और इसी तरह तने व फल का जो गलना है, सबसे पहले पत्तों और टहनी और फलों पर बाहर से पीले रंग के गोल धब्बे से पड़ जावा है, और बाद में धब्बे ऊपर तक उभर कर खुरदरे और हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। इसी तरह एक रोग और से जो सूत्रकृमि रोग से, और इसमें भाई पौधों के जो पत्ते और टहनियों पर ऊपर तक सूखने लगती है और सूखकर ऊपर से नीचे तक की तरफ बढ़ती है, और कमजोर पौधे पर छोटे छोटे फलों का जो लगना और फलों का समय से पहले गिर जाना आम इसमें लक्षण है। इसी तरह जो मोटल लीफ भी एक यह भी बीमारी से जो जस्ते की कमी के कारण होता है। जस्ते की कमी तक पूर्ण विकसित पत्तों में भाई पीलेपन का मोटल लीफ कहते हैं, और इस रोग में पत्तों की शिराओं के बीच का भाग भाई पीला इसमें पड़ जाता है। इसी तो ये जितने भी जो रोग है इनका एक सामूहिक जो प्रबंध हम बता देते हैं कि भाई जो दिसंबर तक फरवरी तक हमने यो ध्यान रखना चाहिए कि पौधे गलन या गूंद निकलने वाले भागों को कोरेद का साफ करें, उस पर बोर्डो पेस्ट लगा हुआ है, और फिर एक हफ्ते बाद इसने दोबारा लगा हुआ है। इस तरह काट छाट के बाद 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो छिड़काव है इसमें करना चाहिए, और पहला छिड़काव भाई अक्टूबर में, और दूसरा दिसंबर में हमने करना चाहिए, और तीसरा फरवरी में हमने करना चाहिए। तो यानी कि जो पहला छिड़काव भाई वो उचित समय बढ़िया से, और 500 मिलीग्राम प्लांटा माइसिन और 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रति लीटर पानी की दर से जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी में छिड़काव करें। और भाई ये हमने बातचीत आपको बताई। और अप्रैल मई में तक बात करें तो भाई कॉपर ऑक्साइड क्लोराइड का छिड़काव करें, और उसके बाद जस्ते की कमी को रोकने के लिए हम 3 किलोग्राम सल्फेट इसमें 500 लीटर पानी के घोल में छिड़काव कर सके। तो भाई जो अक्टूबर नवंबर तक बात है तब कॉपर का जो बात करते हैं ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का छिड़काव करें। और इसी तरह भाई इसमें ये जो नींबू जाति के जो सूत्रकृमि का जो रोग है, इसमें जिन भागों में सूत्रकृमि का प्रकोप है उसकी रोकथामता ही हमने कार्बोफ्यूरॉन फ्यूराइडन 3 GB का दिया कर। इसके दाने 13 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर है पौधों के तनों के आसपास 9 वर्ग मीटर क्षेत्र में, यानी 117 ग्राम प्रति पौधा
अच्छी तरह मिलाकर तुरंत प्रचुर मात्रा में पानी देवे और दवा का प्रयोग भाई फूल आने तक पहले करें। या फिर जो नीम की जो खड़ी है 1 किलोग्राम ले लियो भाई प्रति पौधा। एक कार्बोफ्यूरॉन जिसने फ्यूराडोन 3G भी कह दिया करे, इसके जो दाने हैं वो 7 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से पौधों के तनों के आसपास के 9 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 63 ग्राम प्रति पौधा अच्छी तरह मिलावे और तुरंत प्रचुर मात्रा में पानी देवे और दवा का जो प्रयोग फूल आने तक पहले इसमें करें। तो इसमें भाई हम जो नींबू वर्गीय फलों के प्रमुख रोग इसका प्रबंध करें, इसमें अच्छा पैदावार ले सके है और अच्छा इसमें लाभ ले सके है। क्योंकि देखो जो नींबू है भाई डिमांड बढ़ रही है और बढ़ती भी रहती है और पीछे हमने भी देखा भाई इतने 200 रुपये किलो तक इसका रेट चला गया था। और देखिए कोई भी फसल हो भाई समय के अनुसार देख रेख हम उसमें अच्छी रखेंगे उसमें हमें फ़ायदा तो ज़रूर होगा। और भाई ईब सुन लेते हैं मौसम विशेषज्ञ से पूर्वानुमान। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 70 और 32% रही। हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 17 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने, आसमान साफ रहने, तापमान में कोई बदलाव न होने के साथ हवा की गति सामान्य बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे कि पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम खुश्क रह सकता है। किसान भाई आप अपने धान की कटाई कर सकते हैं तथा धान की कटाई के बाद फसल अवशेष प्रबंधन जरूर करें। साथ ही किसान भाई आप आवश्यकता अनुसार फसलों की बुआई कर सकते हैं। फसलों की बुआई से पहले बीज उपचार अवश्य करें। धन्यवाद। तो भैया डॉक्टर ममता जो मौसम विशेषज्ञ है और इन्होंने मौसम के बारे में बताया। और एक बातचीत हम और बता देते भाई जो कल के कार्यक्रम है, कल का भाई एतवार है और रविवार को जो कार्यक्रम हम लेकर अगर थारी चिट्ठी मारेगी तो ज़रूर सुनिए। ये आपके जो चिट्ठियाँ है उनके मनपसंद गीत। और अब देर घनी होगी हमने पता भाई थोड़ा मनोरंजन भी करवा देते हैं और ये रागनी सुन लेते हैं फौजी मेर सिंह के। नींद भी न आई हो परदेसी तेरी याद में, और सेज ना सुवाती हो परदेसी तेरी याद में। नींद भी न आई हो परदेसी तेरी याद में, बोलूं है और बतलाऊं मेरा नहीं ननद और सासू, नहीं ननद और सासू। और इस फिक्र में है मारी होगी मेरी दुखन लागी पासू, दुखन लागी पासू। मत आंसू तमू दो सू तेरी याद
सुकी चकी जाऊ सो सुकी चकी जाऊ सो परदेसी तेरी याद में जना सुहाती हो परदेसी तेरी याद में और नींद भी आती हो परदेसी तेरी याद में चेतना सुहाती हो परदेसी तेरी याद में। तो साथियों, ये तो हमने रागनी सुनी राजेंद्र खरकिया की आवाज़ में। और अब बात दूसरी कर लेते हैं कि भाई जो हमारे जो नवजात पशुओं के जो रोग है उनके बारे में, कि भाई जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, जो नवजात जो छोटे बछड़े कछड़ियाँ है, और इनका ध्यान रखना चाहिए और नज़दीक जो पशु चिकित्सक से हमने दिखाना चाहिए। और पेट के कीड़े हो, चाहे सफ़ेद दस्त हो या फिर नाभि के जो रोग है उसके भाई सारे निदान हमने करवाने चाहिए। और सूखा रोग है, जिस तरह सूअर, कुत्ता, भेड़, बकरी के बच्चों में भी ये रोग हो जाता है, इसका हमने ध्यान रखना चाहिए। और प्राकृतिक के तरीके से कई बीमारी है भाई, और पशु चिकित्सक जो है हर जिले कस्बे में सरकार की तरफ से इसमें मुफ्त इलाज होता है, तो वहाँ से हमने इसमें करवाना चाहिए। और इसी तरह जो अब जो दूसरी बातचीत हम कर लेते हैं भाई, जो प्राकृतिक खेती की तरफ हमने जाना चाहिए। जिस तरह कंपोस्ट टी की बात कर ले हुए, तो देखिए जो प्राकृतिक खेती है, प्रकृति के साथ यदि हम अच्छी तरह चले गए तो प्रकृति का ध्यान रखेंगे। और जो भाई जो दवाइयाँ हैं उनका कम इस्तेमाल करना चाहिए, जो फर्टिलाइज़र हो और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल हमने ना ही करना चाहिए। और प्राकृतिक के अनुसार ही हमने इसका इलाज करना चाहिए। और भाई पहले भी लोग करते थे खेती और बढ़िया तरीके थे, जब ये दवाइयाँ भी नहीं थी, और हमने उन परंपरागत यंत्रों को अपनाओगे, बातों को अपनाओगे, तो भाई निश्चित तौर पर हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों, आज के अंक में इतना ही। विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।